गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये लेक्चर पूरा आपके माइंड में इस तरीके से सेट करा दूंगा कि आप इसे कभी भुला नहीं सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, देखिए सुनना जरा ध्यान से। जब कोई सरफेस या पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तब उस सरफेस या पृष्ठ में से होकर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत तरीके से गुजरती हैं, कैसे लंबवत तरीके से गुजरती हैं, तब इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे फुल डिटेल में कि किसी भी सरफेस से का नाम वैद्युत बल रेखाएं लंबवत कैसे गुजरती हैं, तथा किसी भी सरफेस से वैद्युत बल रेखाएं समांतर कैसे गुजरती हैं। ठीक, और किसी भी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मतलब जीरो कब होता है और जीरो कब नहीं होता है, इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो हेडिंग तो पड़ी हुई है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या सरफेस, इंग्लिश में लिख सकते हैं सरफेस, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सरफेस में से होकर लंबवत, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, लंबवत यानी परपेंडिकुलर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और सूत्र होता है फाई ई इजकल टू वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई डॉट एरिया वेक्टर ए, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और एरिया वेक्टर ए का डॉट गुणा होता है, याद रखना। और हम इसे अगर सॉल्व करें तो जब ये डॉट हटेगा तो आएगा ई ए कॉस थीटा। तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉस थीटा क्यों आया और इसको एरिया वेक्टर मतलब इनका डॉट गुणा क्यों इनमें किया गया, और ये भी बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक, एरिया पर कैसे डिपेंड करता है और एंगल पर कैसे डिपेंड करता है, हर एक चीज़ बताऊंगा बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट लिखते हैं। तो इसकी यूनिट देखिए, ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ए का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा ये कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका होता है ई का क्या होता है बच्चों, याद रखना, न्यूटन प्रति कूलम, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ऐसे हम लिखें न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वही हमने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अब हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करता है, एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और एरिया वेक्टर ए के बीच जो एंगल बनता है थीटा, उस पर कैसे डिपेंड करता है। सब इन चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करेंगे किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस कैसे गुजरती हैं, और का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कैसे करता है। तो समझना ध्यान से, फिर आगे की कहानी और आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं, तो देखिए हमने यहाँ पर कोई सरफेस ले लिया, समझो ये, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जिन्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस कहते हैं, परपेंडिकुलर गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर तरीका से जितनी गुजरती हैं उनकी संख्या क्या है जरा देखना, 1 2 3 4 5 है ना।
इनको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमें वो काउंट करनी है जो वैद्युत बल रेखाएं किसी सरफेस से गुजरे, तो इससे लंबवत होकर गुजर रही हैं, तो इनकी संख्या 5 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक, इनको नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि ये इसके बाहर हैं, जो इसके अंदर से होकर गुजरती हैं उन्हीं को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन में क्या लिखवाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जब किसी सरफेस से वैद्युत बल रेखाएं लंबवत तरीके से गुजरती हैं तब उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर एक दूसरा सरफेस बनाएं, देखना जरा ध्यान से, इस टाइप से, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 और एक बढ़ा दो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस की हमने संख्या को बढ़ा दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हुआ। तो अब हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस कैसे बढ़ती हैं। देखिए, जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो, जिस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत प्रबल हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस पास पास होती हैं, आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाईएस्ट है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस पास पास हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पास पास होती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस की वैल्यू ज़्यादा होगी और इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। समझना मेरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस की संख्या ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस यानी वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी। और जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी और ज़्यादा संख्या में होंगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि इसका संबंध डायरेक्टली किससे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड से करें। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस भी ज़्यादा है, वो पास पास हो जाएंगी, ज़्यादा संख्या में बन जाएंगी, और जिस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। तो इससे क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता है। ठीक, अब इसके बाद बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। ये हमने आपको बात बता चुके हैं। देखिए, आपको ये सब नोट नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ समझा रहा हूँ, बात को दिमाग में शिफ्ट कर रहा हूँ आपके। और जो डायग्राम फाइनली लास्ट में हम जो डायग्राम बनाएंगे वही आपको नोट करना है कॉपी पर और उनको ही क्लियर करना है। ये तो हम आपको ओनली समझा रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसे मिटा दें। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इतनी वैद्युत बल रेखाएं, कुछ 2 वैद्युत बल रेखाएं मतलब इसके अंदर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसकी जो सरफेस है उसकी एरिया थोड़ी छोटी है, मतलब कम है। तो हमने क्या किया, इस सरफेस के साइज को बड़ा कर दिया। चलो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, इस सरफेस के साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर कितनी थी, 7 थी, 2 साइड में थी, तो ये जो साइड से गुजर रही थी वो भी इस एरिया के अंदर आ गई, वो भी इस एरिया के अंदर आ गई। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि जो वैद्युत बल रेखाएं
इस सर्विस के अंदर से नहीं गुजर रही थी क्योंकि सर्विस का साइज़ कम था, सर्विस के एरिया कम थी। और जैसे ही हमने सर्विस के एरिया बढ़ाई तो वैद्युत बल रेखाएं जो साइड मतलब इसके साइड से गुजर रही थी वो भी इसी से होकर गुजरने लगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सर्विस से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब किसी भी सर्विस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स गुजरती हैं, जितनी भी उसके अंदर से गुजरे और कैसे लंबवत तरीके से, तब इनकी संख्या क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो हमने क्या किया, सर्विस के एरिया को बढ़ा दिया। जब सर्विस के एरिया को बढ़ा दिया, सर्विस थोड़ा बड़ा कर दिया, तो जितनी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स बाहर से गुजर रही थी वो भी इसके अंदर से गुजरने लगी। इसका मतलब यह है कि अगर सर्विस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स भी बढ़ेंगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर्फेस की एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझा दें कि ये लंबवत कैसे हैं, कैसे गुजर रही लंबवत। चलिए बताता हूँ। जैसे हमने समझो ये कोई सर्फेस ले लिया, ठीक, और लंबवत ये यहाँ पर ऐसा हमने बना दिया, लेकिन एक्चुअली में है कैसा है, इस टाइप से, इसे हम लंबवत कहते हैं। और यहाँ से ऐसे गुजर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से मतलब ये तो हम दिखा रहे हैं, आप कोई बाहर थोड़ी निकल जाएगा। फील करो, आप फील करो कि अगर यहाँ से ये फील्ड मतलब एंट्री करेगी नंबर ऑफ फील्ड, तो उधर इस टाइप से बाहर निकल जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो फील्ड हैं इस सरफेस के कैसे हैं, लंबवत हैं। नंबर ऑफ फील्ड्स इस सरफेस के कैसे हैं, लंबवत हैं। अगर और इसके पैरेलल कैसे होके जाएंगे, देखना जरा ध्यान से। अगर हम सरफेस को ऐसा कर दें, समझो ऐसा कर दें, और तब हम इसे गुजारें, अब ऐसे गुजरेंगे, ऐसे, ठीक। नहीं समझे, देखना ध्यान से कि मान लो ये कोई सरफेस है, ये और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। तो अगर हम इसे ऐसे गुजारें तब इसके लंबवत जा रही हैं, ठीक। और एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जनरेट होगा। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस टाइप से गुजारें, इस टाइप से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसको टच करती हुई जाती हैं। कैसे जाती हैं, टच करती हुई जाती हैं। तो अब बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कैसे होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई = EA cos थीटा, ये फार्मूला कैसे बना, समझना ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले हम इसको मिटा दें। देखिए जीरो कैसे होगा, हमने मान लिया कि ये कोई सरफेस ले लिया, ठीक। ये कोई सरफेस है और ये कोई सरफेस है, तो यहाँ से हम वैद्युत बल रेखाएं गुजार रहे हैं। तो ये कैसे गुजार रहे हैं, समझना जरा ध्यान से। इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक। ये इसको टच करती हुई जाती हैं। और हमने यहाँ पर ये वाला कोई सरफेस ले लिया, तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 बना, लेकिन यहाँ पर फाई कितना बना, 0 बना। समझना जरा ध्यान से ऐसा क्यों हुआ। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत तरीके से किसी भी सरफेस में से होकर गुजरती हैं, तब उन्हीं की संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्या यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत तरीके से गुजरती हैं, बताइए। ये कोई सरफेस रखा है, इससे ऐसे टच करती हुई जाती हैं, कैसे, इस तरीक़ा से। और यहाँ पर कैसे जाती हैं, इससे नहीं आपको समझे, चलो हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक, और ये वैद्युत बल रेखाएं, ये वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये कोई सरफेस है। अगर हम इन वैद्युत बल रेखाओं को इस सरफेस के ऐसे गुजारें लंबवत तरीक़ा से, बिल्कुल इस तरीक़ा से जाएंगी और इसके पार निकल जाएंगी, तो समझो इसको कहते हैं लंबवत आना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। और लेकिन यही वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस के ऐसे गुजरें, ऐसे टच करती हुई इस टाइप से, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस टाइप से अगर आपको दिखाने, समझो ये कोई सरफेस है, ठीक, और इस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक। और ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इससे होकर के, इस टाइप से। तो बताओ ये इसके टच होकर जा रही है ना, टच होते हुए जा रही हैं इस पर। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा,
क्योंकि इस टाइप से रखा है ये सरफेस, इस टाइप से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, और यहाँ पर कैसे रखा है, यहाँ पर ऐसे रखा है, और वैद्युत बल रेखाएं इधर से एंट्री करती है और इधर निकल जाती है, तो इसको कहते हैं लंबवत एंट्री करना। ठीक, तो इसी वजह से यहाँ पर आंसर 0 रहेगा। तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी दिमाग में कि जब भी कभी सरफेस के पैरेलल या सरफेस के टच करते हुए वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा, और जब किसी सरफेस के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमने मतलब आपको एक तरीका से थ्योरेटिकल भाषा में बता दिया, प्रैक्टिकली तरीका से। अब रियल में मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से और फार्मूले के हिसाब से हमें 0 कैसे प्राप्त होगा, समझना जरा ध्यान से। देखिए आपको एक बात बता दें, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, नोट करना दिमाग में इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा एरिया वेक्टर के परिपेंडिकुलर, हमेशा एरिया वेक्टर के लंबवत होता है, याद रखना। तो ये बात नोट करके लिख लेना कि सरफेस का एरिया वेक्टर ए हमेशा सरफेस के कैसे होता है, लंबवत होता है, याद रखना। कहानी अब इंटरेस्टिंग चलेगी, कैसा होता है, लंबवत होता है। कभी भी एरिया वेक्टर सरफेस के पैरेलल यानी समांतर नहीं हो सकता, इस चीज़ को याद रखना। अब जरा ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, अभी तो हमने आपको थ्योरेटिकल भाषा में, उसके बाद प्रैक्टिकली तरीका से दिखा दिया कि अगर ऐसे टच होंगी तो 0 हो जाएगा, ऐसे एंट्री करेंगी तो 0 नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब के फार्मूला के हिसाब से कैसे मतलब 0 हो जाता है और कैसे 0 नहीं होता है, समझना जरा ध्यान से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सरफेस लिया, समझो क्या लिया, सरफेस। ठीक, और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरे। अब ये सरफेस है, बाद में जरा ध्यान समझना, ये समझो ये सरफेस है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि एरिया वेक्टर सरफेस के लंबवत होता है तो बताओ किस टाइप से हम इसे खींचेंगे। भाई ये कैसे रखा है, ये सरफेस कैसे रखा है, इस टाइप से रखा है, इस टाइप से रखा है, समझो। ठीक, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा ना, इस टाइप से होगा, तो इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा, इधर रहेगा। ठीक, इसका एरिया वेक्टर इधर रहेगा। अब क्या है, अब यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं गुजारेंगे वो भी लंबवत तरीके से गुजर रही है, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E यानी वैद्युत बल रेखाएं और का नाम एरिया वेक्टर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 डिग्री। क्या रहेगा, 0 डिग्री। नोट करना बात कि जब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और एरिया वेक्टर A दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा वो हमेशा 0 होता है। इस चीज़ को नोट करना। तो यहाँ पर हम अगर फार्मूला हमने लिखाया था, क्या लिखाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू EA cos थीटा। अभी हम इसको भी फार्मूला प्रूव कराएंगे, ध्यान देना जरा ध्यान से आपको। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक, तो यहाँ से अगर हम फाई E निकालें तो क्या रहेगा, EA और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी फाई क्या निकल के आ गया, EA निकल के आ गया। ठीक, ये निकल के आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब उनका नाम 0 कब होगा, ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पर 0 नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पर हम कोई सरफेस इस टाइप से लें, ठीक, अब ये सरफेस इस टाइप से है तो बताइए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। भाई सरफेस इस टाइप से है, समझना ध्यान से, सरफेस इस टाइप से है, समझो। और जब सरफेस इस टाइप से है तो वैद्युत क्षेत्र ए का जो का नाम एरिया वेक्टर जो ए है वो इसके लंबवत होगा। तो लंबवत ऐसे होगा ना, इस टाइप से। और जब ये इसके लंबवत होगा और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम इसके कैसे गुजारेंगे, इसका नाम इस टाइप से गुजारेंगे, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पर थीटा क्या बनेगा बताओ, 90 बनेगा। नहीं समझे आप, फिर से देखना।
जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक, समझो इस टाइप से ये कोई सरफेस है, इस टाइप से रखा हुआ है, एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा, रुक जा भाई, एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा, चलो यहाँ पर रुक रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप से गुजर रही है, आपको दिख रहा होगा, अरे रुकता नहीं, ठीक, क्लियर। ये कोई सरफेस इस टाइप से है, एरिया वेक्टर जो मार्कर सीधा है वो एरिया वेक्टर को शो कर रहा है, जो मार्कर नीचे टच में है वो वैद्युत क्षेत्र को टच कर रहा है। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस सरफेस के पैरेलल यानी सरफेस के टच से होकर गुजरती है, उसके टच में होकर गुजरती हैं, और एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होता है, तब वैद्युत बल रेखा तो क्या नाम, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अब दिखाएं आपको, जैसे इसका अगर हम एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर नीचे से भाई निकल रहा है, नीचे की तरफ से, पीछे से निकल रहा है सामने, तो हम का नाम इस टाइप से हमने शो कर दिया, ठीक, हम तो निकाल तो नहीं सकते भाई, और का नाम वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हमने इस टाइप शो कर दिया, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समझो है, ठीक। तो इनके बीच का जो एंगल है ये वाला समझो इस टाइप से निकल रहा है, ठीक, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा, थीटा 90 रहेगा। हमने ऐसे दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली कैसा है, ऐसा है, और क्षेत्र रेखाएं कैसी है, ऐसी है ना। तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। नहीं समझे आप? एरिया वेक्टर ऐसा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी हैं, तो एंगल क्या है, 90। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, थीटा क्या रहेगा, 90, कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इस वजह से पूरा टर्म 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी भी सरफेस के टच से होकर गुजरती हैं, उसके मतलब उसको स्पर्श करते हुए गुजरती हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत गुजरती हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा। अब आपको फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कास थीटा जो फार्मूला बना आखिरकार बना कैसे है, ठीक। तो आप चाहो तो इसको तो आप नोट कर सकते हो कॉपी पर, इम्पोर्टेंट है, ठीक, नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। बढ़ता हूँ आगे। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है ई कास थीटा, ये कैसे बनता है, तो ज़रा ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला आता है फाई ई इक्वल टू ई कास थीटा, ठीक। कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे ये प्रूफ हुआ, समझे ना। जैसे हमने क्या किया, ये कोई सरफेस ले लिया समझो, ठीक, ये सरफेस कैसा रखा हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से, ठीक, इस टाइप से, और वैद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप से गुजर रही है, यानी इस और का नाम जो एरिया वेक्टर होगा हम आपको बता चुके, वो हमेशा कैसा होता है, लंबवत होगा, लंबवत होता है, ठीक। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है, याद रखना इस चीज़ को आप। चाहे कैसा सरफेस, चाहे किसी भी कंडीशन में कैसा भी किसी भी तरीका से रख दिया करो, एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होगा। अगर सरफेस ऐसा है इस टाइप से, तो एरिया वेक्टर हमेशा नीचे से आएगा ऊपर की तरफ, यानी ऐसा होगा, ठीक। अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, क्लियर, लंबवत रहेगा। अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये तो मतलब किसी भी तरीक़ा से एंट्री कर सकती हैं, तो एरिया वेक्टर इस टाइप से होगा। और हमने मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस टाइप से प्रवेश कर रही है, जो कि थीटा एंगल पर प्रवेश कर रही है। तो वैद्युत क्षेत्र के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर दो घटक बनाए रहे हम, एक तो ई कास थीटा और दूसरा ई साइन थीटा। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उत्पन्न करने में वैद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट्स यानी वैद्युत क्षेत्र का घटक ई कास थीटा ही हमेशा एरिया वेक्टर के अनुदिश होता है। कौन सा? ई कास थीटा, याद रखना, ई कास थीटा ही हमेशा एरिया वेक्टर के कहाँ रहेगा? अनुदिश रहेगा, उसी के संगत रहेगा, ठीक। और ई साइन थीटा जो होता है वो हमेशा एरिया वेक्टर के कैसे होता है? लंबवत होता है। कैसे होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो किनका किनका गुणा होगा? ई कास थीटा इंटू ए, ई कास थीटा इंटू ए। और इसे हम ऐसे लिख दें तब भी कोई डाउट नहीं, ठीक। और या फिर हम इसे ऐसे लिख दें, मतलब अगर कास हटेगा
तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और डॉट वेक्टर A। ठीक इस टाइप से इस फार्मूले का निगमन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिरकार क्या है, कि किसी भी सरफेस से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत तरीके से गुजरती हैं उन्हीं की संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। दूसरा खास पॉइंट ये है कि सरफेस चाहे जैसा भी हो, किसी भी कंडीशन में कैसा भी रखा हो, जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के लंबवत होगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो का लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।